हेलो दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर आप सबके बीच में आया हूं और आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट जो है लेके आया हूं। दोस्तों, एक दिन पहले अभी हमारी क्लास हुई थी, आपसे जब मुलाकात हुई थी तो हमने आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारियां दी थी और उस दिन हमने आपसे ये भी बताया था कि वो पहली क्लास थी हिंदी की वर्णमाला की, जिसमें हमने आपको सिर्फ उसके बेसिक लेवल की चीजों की जानकारियां दी थी कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आपकी उसमें पूछी जाती हैं। आज हम आपको उसी के अगले स्टेप पे ले चलते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें से आपको उसका जवाब देने के लिए कैसे उसको अपने माइंड में सेव करके रखना है। हम आपको आज जो क्लास देने जा रहे हैं उसमें से आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान, जो कि दोनों टॉपिक ही अघोष सघोष का भी पहला, दूसरा अल्पप्राण महाप्राण का और तीसरा उच्चारण स्थान का, तीनों टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो या फिर किसी भी एग्जाम का हो, जहां पर वर्णमाला का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर उठाए जाते हैं। चलिए, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले की क्लास के बारे में बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि वर्णों की माला और वर्णों का क्रमबद्ध समूह और इनकी कुल संख्या मैंने 52 बताई थी और आपको ये जानकारियां दी थी। हो सकता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया हो, नहीं लिया हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था, स्वर के बाद मूल स्वर, संयुक्त स्वर और इसके बारे में जानकारियां दी थी और फिर उसके बाद मैंने आपको व्यंजन के बारे में पूरी जानकारियां दी थी। थोड़ा सा आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में थोड़ी सी चीजें हमने आपको बताई थी। चलिए, मैं आपको आज उसी के आगे की चीज बताता हूं और आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं कि जिसको आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी इस चीज को पढ़ने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार आज ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, इसके बाद दोबारा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? उच्चारण स्थान का मतलब होता है हम ये जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ण बोलते हैं, जो हमारे मुख से आवाज निकलती है, तो हमारे मुख में जो हमारी जिह्वा होती है, ठीक है, जिह्वा के कई स्थानों पर टच होती है, ठीक है, उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। जिह्वा के बाद आपका जो उच्चारण स्थान में कि मुख में जो इसके पार्ट होते हैं कि कुछ कंठ से वर्ण निकलते हैं, कुछ आपके तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से और कुछ संयुक्त रूप से मिलकर निकलते हैं। तो इन्हीं वर्णों को हम आज जानेंगे कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। सबसे आसान ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस चीज के बारे में जानिए कि जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं उनको हम बोलते क्या है? उनको हम बोलते हैं कंठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और उसके बाद एक होता है आपका नासिका, ठीक है। कंठ से उच्चरित हम बोलते हैं कंठ। कंठ मतलब का की पहचान के लिए हम ये वर्ण रख सकते हैं, के रख सकते हैं, इंग्लिश का वर्ण, ठीक है, ठीक है। तालु को हम टी बोल सकते हैं, हमारे साथ बोलते रहिएगा अपने मन में, तभी पढ़ाई का पूरा फायदा मिलेगा और आप पूरा कंसंट्रेट करके सिर्फ थोड़ी देर इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें पूरी तरीके से सफल रहेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे हमारे वीडियो से। देखिए, तो तालु को हम टी बोल सकते हैं, मूर्धा को क्या बोल सकते हैं हम? एम बोल सकते हैं, दंत को क्या बोल सकते हैं? डी बोल सकते हैं और ओष्ठ को क्या बोल सकते हैं? ओ बोल सकते हैं। मैंने कोई भी वर्ण चेंज नहीं किया है। हिंदी में जिस वर्ण से स्टार्टिंग है सिर्फ उसी से मैच करता हुआ मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है दोस्तों। देखिए, इन पांचों उच्चारण स्थान जो आपके लिखे हैं, मैं प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल शुरुआती दौर में होता है। कंठ का उच्चारण स्थान यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? का वर्ग पूरा आपका। पहले मैं आपको 5 वर्गों की सिर्फ जानकारी देने जा रहा हूं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। देखिए, इसमें से आपको कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ आपके सामने है और इसके बाद आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, काखा गाघा सबको आता है कि पहली रो क्या होती है, दूसरी क्या है, कि काखा गाघा पहली लाइन में, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा आता है, फिर ता आता है और फिर पा आता है।
ये आपके पांचों वर्ग जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये जो आपके पांचों वर्ग लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सीरियल से होते हैं। और एक चीज बताइए, जो आप लोग हो, आप लोग भी खूब घूमे हो और घूमने के शौकीन भी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप पर, बहुत सारे लोग होंगे। एक बाइक आती है जिसका नाम होता है केटीएम। नाम सुना है दोस्तों कभी? केटीएम ड्यूक का नाम सुना है? नहीं सुना तो आज हम बता रहे हैं। रेसिंग बाइक होती है, बहुत अच्छी बाइक होती है केटीएम ड्यूक। हम आपको उसी के सहारे से बताते हैं। ये लिखा हुआ है कि केटीएम 2, केटीएम 2। एक बच्चा अपने पिताजी से क्या मांग रहा है? कि बाइक मांग रहा है कि हमको केटीएम 2। के मतलब कंठ, ये आपको हमने बता दिया क्या होता है। इसमें आपको कोई नया कार्य नहीं करना है। काका गागा आपको आता है, उसके बाद आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ का सीरियल भी नहीं याद करना है, क्योंकि केटीएम 2 और ये 5 वर्ग आपके सारे आपके उच्चरित वर्ण, आपको 25 वर्णों का जो आपका है वो तुरंत आपको 1 मिनट में याद हो गया। देखिए 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के, वो आपके 25 व्यंजन तुरंत 2 सेकंड में आपको याद हो गए। कि याद रखना है केटीएम 2 सीरियल से, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पूरा उच्चारण स्थान आपको क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको जब 25 याद हो गए, अब इसके बाद बात आती है कि जो पा, फा, बा, भा, मा के बाद के वर्ण होते हैं उनको कहां से उच्चारित करते हैं, वो जो उच्चारित होते हैं उनका स्थान क्या होता है। देखिए मैं आपको यहां पर वो जानकारी नहीं दे रहा हूं कि आप तालु कहां से, तालु क्या होती है, मूर्धा क्या होती है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको पता होती हैं और वो चीज कभी पूछी भी नहीं जाती है। तो इसलिए आपको सिर्फ उस चीज पे फोकस करना है जो क्वेश्चन आते हैं। हमको सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए ये चीज जरूरी है, वो नहीं। जानकारी उसकी भी जरूरी है लेकिन वो आपके पास है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका केटीएम 2 से 25 वर्णों का आपका क्रम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि केटीएम 2 के बाद पाफा, बाबा, मा, और आगे बात करते हैं कि या, रा, ला, वा, शा और शा, 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 हा। देखिए दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, जैसे लिखा था वैसे का वैसा ही है, हमने कोई नया चेंज नहीं किया है। थोड़ा सा आपको और एक चीज पे ले चलते हैं दोस्तों। देखिए इसमें से यहां तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक, इतना मैंने बता दिया, और इसी में अभी फोकस करना है आपको, नीचे नहीं देखना है, नीचे कोई ध्यान नहीं देना है। देखिए इसी में सिर्फ जो ऊपर का है, एक पार्ट ऊपर का मैंने छोड़ दिया, ठीक, एक पार्ट मैंने ऊपर का छोड़ा और एक नीचे का छोड़ दिया। यानी ऊपर से मैंने क्या छोड़ दिया? कंठ छोड़ दिया, और यहां से मैंने क्या छोड़ दिया? ओष्ठ छोड़ दिया। फिर सीरियल से मैंने क्या किया? या, रा, ला। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ऊपर का एक छोड़ा, या, रा, ला, फिर नीचे का छोड़ा, और वा को हमने कर दिया सबसे नीचे। इसके बारे में अभी बता देंगे आपको कि ये कहां से उच्चारित होता है और कैसे होता है। ठीक, आपको फिलहाल फोकस इस पे करना, ध्यान इस चीज पे देना है कि ऊपर का मैंने एक पार्ट छोड़ा इन 5 भागों में, और या, रा, ला लिख दिया, और नीचे का एक छोड़ दिया, हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। ठीक है, इसमें से इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। सेम कंडीशन, सेम ट्रिक दोस्तों, वही हमको फिर करना है। फिर हम एक ऊपर का छोड़ेंगे और एक नीचे का छोड़ेंगे। हमने अंतस्थ व्यंजन में भी 3, एक ऊपर का छोड़ा, एक नीचे का छोड़ा, और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 4 में मैंने लास्ट वाला छोड़ दिया था। ऊष्म व्यंजन में भी सेम कंडीशन है, एक पार्ट ऊपर का छोड़ा, एक नीचे का छोड़ा, और इसमें भी लास्ट वाला एक वर्ण छोड़ देंगे। कौन सा? इसमें मैंने लिखा सा, शा, शा, तीनों लिखे, और हा छोड़ दिया। अब देखो दोस्तों, आपको यारा, ला और शा, शा, शा तीनों के उच्चारण स्थान पता चल गए। कैसे? तालु से क्या बोला जाता है? या। मूर्धा से क्या बोला जाता है? रा। और दंत से क्या बोला जाता है? ला। उसी तरह आपका ऊष्म व्यंजन में तालु से क्या बोला जाता है? ये वाला सा, यानी इसको तालव्य शा बोलते हैं। मूर्धा से क्या बोला जाता है? ये वाला सा, यानी इसको मूर्धन्य शा बोलते हैं, जिसको हम षटकोण वाला शा भी कहते हैं, यानी कि ये मूर्धन्य शा हो गया। और ये वाला सा किससे बोला जाता है? दंत से। ठीक है, इसको दंती शा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंती शा बोलते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने आपका अंतस्थ व्यंजन में एक वर्ण छोड़ा था वा, मैंने उसको सबसे नीचे डाल दिया। ठीक है, वा को मैंने सबसे नीचे डाल दिया,
और ऊष्म व्यंजन में जो हा आता है आपका लास्ट में, उसको मैंने सबसे ऊपर कर दिया। कहां पर कर दिया दोस्तों? ये देखिए, मैंने इसको सबसे ऊपर कर दिया, यानी हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा। तो समझ में आई बात दोस्तों? ठीक है, ये आपका 11 ला हो गया, साशा शाह का आपका उच्चारण स्थान हो गया। एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम कंठ से बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे गले में कुछ फंस जाता है, जब गले में कुछ फंस जाता है, कुछ खा लिया या कुछ दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, तो वो जो आवाज निकलती है वो विसर्ग की तरह से आहा वाली निकलती है। जैसे हम किसी चीज में बोलते हैं, हमने बोला कि रामा, क्या बोला? रामा। पहले बोला राम तो राम था, फिर रामा, जब आहा किया लास्ट में, जो आहा आया है वो कहां से निकलता है? यहां से, कंठ से। यानी जैसे हमारे गले में कुछ फंसा, रामा रामा ऐसे बोलते हैं ना, तो राम है, यानी कि याद रखना कि जो विसर्ग लगता है वो विसर्ग कहां से लगता है? वो कंठ से उच्चरित होता है। विसर्ग किससे उच्चरित होता है? कंठ से दोस्तों। ठीक है, तो आपके 25 आपके स्पर्श व्यंजन आपके सामने क्लियर हुए दोस्तों। 4 आपके अंतस्थ हुए, 4 ऊष्म हुए। ठीक है, सॉरी, अंतस्थ में एक अभी वाह आपका बाकी है। वाह को हम दोस्तों बोलते हैं वकारस दंतोष्ठ, यानी वाह जो बोला जाता है वो दंत और ओष्ठ 2 वर्णों से बोला जाता है। अब आपको यह बता दें कि दंत और ओष्ठ से कैसे बोला जाता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। वाह बोलिए जरा एक बार, अपने मन में बोलिए और अपने मुख की आकृति देखिएगा क्या है। बोलते हैं वाह, क्या बोलते हैं? वाह। ठीक है, तो वाह बोलने के लिए आपको, जब आप बोलते हैं तो होठों की आकृति चेंज होती है, कुछ होठों की आकृति चेंज होती है। ठीक है, तो उसको दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको दंत ओष्ठ भी बोलते हैं। और इसकी दूसरी पहचान है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जैसे उसको कोई चीज मांगता है तो आप पूछते हैं क्या चाहिए, या फिर बोलते हैं जैसे गांव की लैंग्वेज से बोलते हैं ना कि का चाहिए, तो कहते हैं वाह। क्या कहता है? वो दे, वो दो। बोलता है ना कि वह दे दो या फिर वह दो, तो वह दो का मतलब क्या होता है? वाह यानी कि वाह उच्चारण स्थान 2, यानी कि दी से दंत और ओ से ओष्ठ, तो वह 2, यानी कि हमको क्या मिल गया? वकार, यानी कि वाह का उच्चारण स्थान क्या मिला? वह 2, यानी दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, ये यानी कि 25 4 29 और 4 33, ये आपके 33 व्यंजन जो थे। इन व्यंजनों का जो आपका वर्गीकरण था वो आपका मैंने आपके सामने करके रख दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, ये व्यंजन का वर्गीकरण हो गया है। ठीक, उच्चारण स्थान इसके आप जान गए। अब थोड़ा सा हम इसी में स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर के बारे में बात क्या कर लेते हैं? स्वर आपके कितने होते हैं? आ आ, ई उ ए ऐ ओ औ, यही तो होते हैं। और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, जो हमने बताया, अंग और आहा। ठीक है, तो आहा के बारे में मैंने दोस्तों, इस आहा के बारे में यानी विसर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका विसर्ग होता है, यानी आहा का होता है। अब बात करते हैं स्वर के बारे में। देखिए, हम जहां पे थे वहीं रहेंगे, ट्रिक कोई बदलाव नहीं होगा, ट्रिक सेम रहेगी। सिर्फ आपको मैं लिखने का तरीका और समझने का तरीका देने जा रहा हूं। ट्रिक किस चीज की है? देखिए, उच्चारण स्थान में सब कुछ सेम रखा जाएगा। आ, ठीक है, ई, री, और उसके बाद उ, इसमें आपका दोनों आते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। देखिए, अब आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, ट्रिक आपकी सेम चल रही है दोस्तों। मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, KTM 2 ही अभी चल रहा है, और KTM 2 में ही आपको इसको याद नहीं करना है कि छोटा बड़ा उच्चरित कहां से होता है, ई कहां से उच्चरित होता है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है भाई, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपना एग्जाम निकालना है, हमें अपना सिलेक्शन चाहिए। और उस सिलेक्शन के लिए क्या है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए उसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए, आ, ई, सिर्फ एक छोटा सा आपको दिमाग लगाना है कि एक चीज इसमें थोड़ा सा चेंज हुई है, और वो क्या है? ई के बाद सीरियल में उ नहीं है, थोड़ा सा उसके पहले आ गया है कि ई, री, और उसके बाद उ आया है। क्या आया है दोस्तों? यानी कि उ के स्थान पर री और री पहले आ गया है, और उ और बड़ा उ ये आपके बाद में आए हैं।
तो ये भी आपका क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि आ का उच्चारण स्थान वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ मैंने बताया, ठीक है, यानी कि के। ई का उच्चारण स्थान ये आपका क्या हो जाएगा, तालु यानी कि टी। री का उच्चारण स्थान मूर्धा से, री का दंत से, और ओष्ठ का क्या होता है, ऊ से, यानी कि सॉरी ओ, यानी कि जब हम ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं ना, ऊ, तो हमारे होंठों क्या करती बनती है ना गोल गोल, ठीक है, तो हम होंठ हमारे हिलते हैं, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ से। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ ई, फिर री और री, उसके बाद ऊ हो गया, ये आपके आधे स्वर हो गए। अब इसके बाद आपका आता है ए आई ओ आओ, ठीक है। अब देखिए सब कुछ वही चल रहा है, ट्रिक भी सेम है। इसके आगे देखिए, इसमें कंठ और तालु, यानी कि ए हम बोलते हैं ना, किसी को बुलाते बुलाते ए ऐसे बुला लेते हैं ना, तो कंठ और तालु यानी कि के और टी, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, और ओ में क्या बोलते हैं, कंठ ओष्ठ से आता है, ओ और आओ, कंठ और ओष्ठ से, यानी कि के मतलब कंठ और ओ मतलब ओष्ठ से। अब हम पहचान और ट्रिक दे रहे हैं आपको, क्या होता है, आप जरा ओ और औ बोलिए, ओ और औ बोलेंगे तो बोलते हैं ना कि ओ और औ एक साथ आता है, तो भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमको, ये तो आपके सामने पहले ही ओ आ गया है, देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। कंठ दोनों में है, ए आई वाले में भी, ओ वाले में भी कंठ से दोनों उच्चरित है, सिर्फ ध्यान किस पे देना है कि वो तालव्य कौन सा है, तालु से कौन सा है, और आपका ओष्ठ कौन सा है। तो भाई नीचे इसमें ओ और औ में दिया तो है आपका ओ, यानी कि को, कंठ और ओष्ठ, और इसके अलावा जो बचेगा तालु ए है, वो आपका कंठ और क्या हो जाएगा, ये आपका कंठ और तालु हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है नीचे कि ओ और औ एक साथ आते हैं, और ओ मतलब के साथ ओ आएगा, यानी कि इसको दूसरे बोल सकते हैं को, क्या बोलेंगे, को। जब हम को बोलेंगे तो को में उधर भी ओ निकल रहा है और ये ओ वाला भी आ रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि स्पर्श व्यंजन 25 में आपका ट्रिक है, आपकी क्या ट्रिक है, आपकी आपके सामने कि के टी एम 2, ठीक है, और इसमें से पांचों वर्ग यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ये आ गए हैं। स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आपकी थी। और इसमें से ये जो लास्ट में लिखा हुआ है आपका नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, जो नाक से उच्चरित होते हैं। किससे उच्चरित होते हैं, नाक से। तो नाक से उच्चरित होने वाले व्यंजन आपके कौन से हैं, ये जो आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग सब में अंतिम अक्षर आता है, अंतिम वर्ण जो आता है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। इनको हम किन किन नामों से जानते हैं, जैसे हम बोलेंगे अंगा, क्या बोलेंगे, अंगा, इया, ना, मा। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब हम इनको लिखते हैं, इनकी इंग्लिश लिखते हैं या किसी शब्द में आ जाते हैं, तो जब हम इसकी स्पेलिंग लिखना चालू करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, एन आता है लिखने के लिए। जब हम लिखते हैं, अगर हम लिख दें आपके सामने, जैसे हम आपके सामने एक शब्द लिखने जा रहे हैं दोस्तों कि दिनांक, क्या लिख दें, हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, जैसे दिनांक लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, ये लिखा हमने दिनांक, दिनांक हमने लिख दिया। अब अगर हमको इसी की स्पेलिंग लिखने के लिए कहा जाए, डेट नहीं सिर्फ इसकी स्पेलिंग, तो हम क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, सॉरी अरे देखिए यही तो लिखते हैं दिनांक। तो ये देखिए, ये आपका एन आया है यहां पर, ठीक है, तो हम कुछ भी बोलेंगे, इसमें कोई भी वर्ण उच्चारित करेंगे आपका, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा कुछ भी लिखने से पहले यानी कि एन आएगा। ये आपकी एक अलग पहचान होती है कि इसमें क्या चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है, आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
और इसके साथ आपके जो स्वर थे सभी स्वरों का आपका ये हो गया उच्चारण स्थान का कार्य। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये चीज समझ में आई है तो अच्छे तरीके से हमको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। एक चीज की आपसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो ये चीज कि अगर आपको मेरी दी हुई ट्रैक पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारा मनोबल और थोड़ा बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी चीजें और अच्छी नई नई ट्रिक लाने के लिए आपके साथ और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद।